एज अ वॉलंटियर हम 1-2 घंटा उन बच्चों को मेंटली तैयार करते हैं और उनके अंदर वो फीलिंग ले आते हैं कि बेटा आप भी उन्हीं बच्चों की तरह दिखते हो जो स्कूल जाते हैं। तो धीरे-धीरे मैंने खुद देखा है सर उस चीज़ को डेवलप होते हुए। हर साल हम लोग 5 से 10 एडमिशन स्कूल में करवा रहे हैं। उन बच्चों में और इन बच्चों में जो फ़र्क आया है, तो आज जो हमारे बच्चे हैं बेसिक तैयार हो रहे हैं, वो उन बच्चों जैसा पढ़ना चाहते हैं कि मैम वो पहले हमारे साथ पढ़ता था, अब बहुत अच्छे से बोलने लगा है, बहुत स्मार्ट लगता है, बहुत सारी चीज़ों का चेंज आ गया। तो अब उन्हें देख-देख के इनके अंदर भी वो सपना जाग गया है कि नहीं हमें भी वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही देखना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं जितेंद्र सिंह और मैं बैंकर टर्न एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर हूं। मेरी बुक पेप मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग जो मैंने लिखी है, और साथ ही साथ मैं आपका स्वागत करता हूं आज रीड माय स्टोरी चैनल पर, जहां मैं इंटरव्यू करता हूं ऑथर्स को, स्पीकर्स को, कोचेस, सेलिब्रिटीज, एंटरप्रेन्योर्स और इस तरह से के कई लोगों को जो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ में है मिस रजनी जोशी। रजनी मैम ने जो है MA किया है HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ मास्टर्स इन सोशल वर्क भी किया है, और इन्होंने कई तरह के सोशल वर्क्स में काम कर रही है। और ये फाउंडर और प्रेसिडेंट है एक NGO की जिसका नाम है शिक्षा से शिखर तक, जो इन्होंने 2015 में चालू किया था, और जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है विमेन लोकेलिटी जो है उसके ऊपर काम करना। और इसके साथ में मैम जो है वाइस प्रेसिडेंट भी है RJ ब्राह्मण महासभा की महिला मोर्चा और इंटरनेशनल भगवान सेना, और साथ ही साथ मीडिया इंचार्ज भी है रोटरी क्लब वैशाली की, देवभूमि स्पोर्ट्स मकोथिंग फाउंडेशन की, और महाकोथिंग की। और जो मैम ने अभी तक सोशल वर्क से रिलेटेड काम किया है, इनको कई अवार्ड्स मिले हुए इनके अचीवमेंट के लिए, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं: अमर उजाला अपराजिता अवार्ड, उत्तराखंड गौरव सम्मान अवार्ड, सोशल वर्कर अवार्ड, दिल्ली पुलिस अवार्ड, इंडियन नोबेलिटी अवार्ड एंड सो ऑन। साथ ही साथ मैम कई प्रोग्रेसिव एफर्ट कर रही हैं अलग अलग जगहों पे, सो दैट एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं, प्रॉब्लम्स है, बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही, वो उसके लिए एफर्ट करे कि बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर मिल पाए और वो मेन स्ट्रीम में आ पाए। तो आज रजनी जी शेयर करेंगे हमारे साथ इनकी जर्नी। तो वेलकम करते हैं रजनी जी का। वेलकम रजनी जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। बहुत धन्यवाद सर आपका। मेरा नाम रजनी जोशी है और मैं शिक्षा से शिखर तक एक NGO जो 2015 में हमने मेरे घर के आसपास जो बस्तियां हैं, जो बच्चे पढ़ने नहीं चाहते थे, उनकी काउंसलिंग करके उनको पढ़ाना शुरू किया था। तो जो कारवा हम 2015 से लेके चले थे, आज वो कारवा हमारा बढ़ता हुआ 2022 है। आज 100 बच्चों के बीच में हम वसुंधरा में काम कर रहे हैं, और हमारा एक ही मकसद है कि हर बच्चे को उसका अधिकार शिक्षा मिले। That's wonderful। तो अगर हम बात करें आपके बारे में, तो आपकी जर्नी जो रही है, तो किस तरह से मतलब आपकी पास्ट लाइफ ने अफेक्ट किया कि आप लाइफ में जो बनना चाहते थे, जो करना चाहते थे, और जो आप कर रहे हैं उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? मेरे 2 मेन सबसे पहले मेरा था, मुझे देश सेवा करनी थी। ये जुनून मेरा बचपन से था, क्योंकि मैं एक बहुत छोटे गांव से हूँ, पौड़ी गढ़वाल के। तो वहाँ पे लड़कियों को प्रायोरिटी फौज में जाने की नहीं दी जाती थी, और ना ही वहाँ पे इस तरीके सा कोई सेना की भर्ती होती थी कि हाँ लड़कियां भाग सके। तो कहीं ना कहीं वो चीज हमेशा दिल में रह गई। पर कोई नहीं, मम्मी पापा दोनों, मेरे पापा जो थे लेक्चरर थे हिंदी इंग्लिश के, मम्मा मेरी प्रिंसिपल थी। तो बचपन से उन्हीं को देखते आए। क्योंकि मेरा घर कम होता था, एक पॉजिटिव थिंग में धर्मशाला ज्यादा होता था। उसमें शांति कुंज हरिद्वार परिवार जो है, उसका खाना पीना रहना, सारे संस्कार वो हमारे घर से वो सारे शुरू होते थे। जहाँ भी मम्मी पापा को लगता था, गांव में, शहर में या एजुकेशन में, जिसको जहाँ जब जरूरत होती थी, रात को 12 बजे 1 बजे, तो हमेशा हमारा दरवाजा खुला होता था। तो मुझे लगता है आज जो कुछ भी मैं हूँ, बचपन से अपने माँ बाप को देख के जो सीख पाई, उसी का जो सारा इफेक्ट है वो मेरी लाइफ में आ रहा है, और उन्हीं का दिया हुआ एक्सपीरियंस आज भी लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ। That's really wonderful। और आप जैसे आर्मी में जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, पर जो आप अभी काम कर रहे हो वो भी देश सेवा से कम नहीं है, बिकॉज लोगों की सेवा
सेवा बॉर्डर पे जाके भी करते हैं और लोगों की सेवा यहाँ रह के भी कर सकते हैं। वही सर मैंने कहा, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहला आर्मी जो नहीं हो पाया, सेकंड मेरी पहली थी। मैं किसी के चेहरे पे खुशी देख के बहुत खुश होती थी कि मैं कैसे इनको खुशी दे पाऊं। तो वो सेम चीज मेरा, जैसे मैंने डिग्री की आसपास वो बच्चे नजर आए तो मुझे लगा मैं अपना ये सपना तो पूरा कर सकती हूँ, और मैं चल पड़ी सर। दैट्स वंडरफुल। तो अगर मैं बात करूं जो चीजें आप लाइफ में जिन चीजों को लेकर पैशनेट हो, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं? सर मेरा केवल एक ही पैशन था, जो मैं आपको कह रही हूँ कि पूरी तरीके से मुझे दूसरों को खुश देख के बहुत खुशी मिलती थी। शुरू से ये मेरा नेचर है, और माँ पापा भी हमेशा कहते थे कि बेटा तेरा बच्चों के प्रति ना कुछ अलग ही प्यार है। तो वही चीजें आज भी रिपीट हो रही है कि मुझे उन्हें खुश देख के बहुत खुशी मिलती है। तो मेरा जो हमेशा से जो मैं करना चाह रही थी वो अब मैं कर पा रही हूँ। सोशल वर्क, खुशियाँ बांटना, खुशियाँ देना, यही सब, सेवा करना। तो अगर मैं बात करूं आपके वर्क और एक्सपीरियंसेस को लेके, किस तरह से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई, क्या क्या चीजें आपने अभी तक किया है और अब क्या कर रहे हो आप? सर मैं पिछला जो मेरा शादी से पहले का बैकग्राउंड था, मैं टीचर थी एक प्राइवेट स्कूल में, और वहीं पे हिंदी और इतिहास 2 मेरे सब्जेक्ट थे। राजनीति, बहुत सारी चीजें मैं वहाँ पे पढ़ाती थी क्लासेस पे। उसके बाद शादी होने के बाद मैं नोएडा शिफ्ट हो गए। नोएडा में 2008 में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब शुरू कर दी थी। 2014 में फैमिली थोड़ा कारण से छोटी बेटी हो गई थी मेरी दूसरी, तो फिर मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद फिर मैंने अपनी मास्टर ऑफ सोशल वर्क की पढ़ाई जारी की, और उसे पास करने के बाद 2015 से लगातार मैं समाज सेवा के फील्ड में ही अपना कार्य कर रही हूँ। तो इससे क्या क्या चीजें कर रहे हो आप अभी? सर इसमें पहली प्रायोरिटी जो मैं बता रही हूँ वो बेसिक नीड है, शिक्षा से कैसे बच्चों को जोड़ा जाए। तो उसके लिए मैं बस्ती बस्ती जाके, जब भी सैटरडे संडे मौका मिलता है, 1-1 घंटे जाके वहाँ पे उनके जो पेरेंट्स है उनको भी वहाँ पे अवेयर करते हैं। बच्चों से तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा जर्नी हमारी मुश्किल थी, क्योंकि काफी एनजीओ ने काम किया, कुछ ने सही से किया, हो सकता है कुछ ने सही से ना किया हो, क्योंकि भरोसा जीतना हमारे सबसे बड़ा वहाँ पे एक टारगेट था। तो उसमें हमें कम से कम 6 से 7 महीने लग गए थे। लेकिन आज की डेट में बहुत खुशी होती है कि 14 साल की, 16 साल की जो बड़ी बड़ी लड़कियां, उनके पेरेंट्स खुद लेके आते हैं कि राजी मैम हमारी बेटियों को पढ़ा दो, वो पढ़ना चाहती है, उनकी इच्छा है। तो स्टार्टिंग में काफी स्ट्रगल था, वहाँ पे जगह बनाना, विश्वास जीतना, कैसे हम उन चीजों को लेके आए प्रॉपर, क्योंकि बच्चे हर दिन कॉपी पेंसिल खो के आ जाते थे। तो बहुत सारे ऐसे थे, पर मेन फोकस एजुकेशन रहा पहले। दूसरा उन्हीं पेरेंट्स की जो माएँ है, जो आप लगा सकते हैं कि 2 छोटा परिवार जितना रहेगा उतना बच्चा अच्छे से एजुकेशन मिलेगा, उतना खाना पीना अच्छे से मिलेगा। तो हमारा सेकंड फोकस था वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर। फिर उसके लिए भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया, उनके अधिकारों के बारे में बताया, आसपास जो अस्पताल है उनको बताया वहाँ पे कि आप छोटा परिवार जितना रखेंगे उतना बेटर तरीके से आप और अच्छा इनके लिए कर सकते हैं। तो सेकंड प्रायोरिटी हमारी वुमेन्स एम्पावरमेंट रही। बाकी समाज के बहुत सारे जो ग्रुप हैं उनसे मैं जुड़ी हूँ, और जहाँ जब जैसे उनको मेरी जरूरत होती है या मुझे लगता है कि समाज के लिए मुझे अपना ये योगदान देना चाहिए, तो मैं वहाँ पे इंक्लूड हो जाती हूँ। और आप इतनी सारी चीजों पे काम कर रही हो। प्राइमरीली जो ऑब्जेक्टिव है वो छोटे बच्चों की एजुकेशन, और साथ में जो नारियां हैं या महिलाएं हैं या माएँ हैं बच्चों की, उनके लिए सशक्तिकरण जो एक चीज जरूरी है वो करा जाए, और उनको समझाया जाए कि छोटा परिवार सुखी परिवार हो सकता है, होता है, और उसमें बच्चों की नीड पूरी हो सकती है। और साथ ही साथ उनको काम किसी भी तरह का मिले और वो काम कर पाए, उस लायक उन्हें बनाया जा सके। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है। तो रियली हेड्स ऑफ कि आप इस पे काम कर रहे हो। तो अब इसी को चीज को लेके अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले 5 से 10 साल में क्या आपका गोल, विजन, मिशन रहने वाला है, तो आपका उस पे क्या विचार है? सर मेरे 2 स्टार्टिंग से एक गोल तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारी एनजीओ जैसे ही सक्षम होती है फाइनेंशियली, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से है, चाहे वो CSR से है, किसी भी तरीके से हमारी अगर मदद होती है, तो सबसे पहला विजन है कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने बच्चों के लिए स्कूल
स्कूल खोलूंगी जहाँ सर उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे किताब का पैसा देना है, इसलिए मुझे एजुकेशन छोड़नी है, मेरी फीस नहीं गई है क्योंकि पापा मम्मी के पास खाने के तक के पैसे नहीं है। तो वो सारी चीजों को मैं एकदम खत्म करना चाहती हूँ सर कि पहली क्लास से 12वीं क्लास तक शिक्षा से शिखर तक का खुद की एक बिल्डिंग हो, खुद का एक स्कूल हो जहाँ मेरे उन बच्चों को सोचना ना पड़े कि हम पढ़ाई छोड़ भी सकते। पहला। सेकंड प्रायोरिटी सर उनकी माँ है, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हें 2 घंटा देती हूँ, लेकिन परिवार का जो पारिवारिक परिवेश है वो पूरा उसी में रहते। तो उनकी जो माँ है उन पे भी लगातार हम लोग अवेयरनेस के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन प्लान है कि उनको स्वरोजगार से जोड़ेंगे। तो अगर पार्ट टाइम भी वहाँ से उनका कुछ आता है तो मुझे लगता है घर का माहौल खुद ही सारी चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी और दोनों चीजें आपस में मिल जाएंगी। तो बहुत अच्छे तरीके से हम आने वाले 5-10 साल में ग्रोथ कर सकते हैं बच्चों की और उनके परिवार की। करेक्ट। और ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि पहले तो एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए और वो भी फ्री में कराई जाए, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये उस तबके से आते हैं जहाँ पे इनके पास इनकम के सोर्सेज नहीं है ज्यादा। बेसिक नीड खाना है सर। हाँ, और दूसरा इनके पास जो है काम और रोजगार की कमी होती है, तो इसी वजह से ये बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते। अगर इनके पास रोजगार होगा तो प्रॉपरली अपनी फैमिली को भी ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे। और दूसरा चीज ये भी है कि अगर एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, रोजगार नहीं है, तो लोग गलत साइड पे भी चले जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, पर उससे पहले जो आपकी अब तक की जर्नी रही है पर्सनली प्रोफेशनली, उसमें जो आपको लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स जो आपने सीखे हैं वो क्या रहे हैं? देखिए सर, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा भरोसा हमें खुद पे करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे मोड़ ऐसे भी आए थे जब मुझे फील हुआ कि नहीं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एफर्ट हैं जो आपको खुद से लगाने होते। आप दूसरे से सुन सकते हो, लेकिन जब तक आप अपना पहला कदम नहीं उठाएंगे ये नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि मैं अपनी फेवरेट हूँ और परिस्थितियां मुझसे बेहतर मेरी कोई नहीं जानता। तो खुद पे विश्वास रखिए, एक जिद जुनून को शुरू कीजिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। समाज आपको हाथों हाथ लेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। और वो ऑब्जेक्टिव अगर आपका क्लियर हो ना तो चीजें और भी आसान हो जाती है। मेन चीज वही है कि आपको फोकस थोड़ा सा क्लियर रहना की जरूरत है। जी। तो जैसे कि आप सोशल वर्क कर रहे हो, बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहे हो, छोटी कॉलोनी या बस्ती में जाके आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है कि बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके रिसोर्सेज नहीं है पढ़ाने के लिए उनके पास। तो आपको क्या लगता है कि एज एन गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव और लिए जा सकते हैं, या जो लोग हैं हम और हमारे जैसे लोग हैं वो इसमें किस तरह से योगदान दे सकते हैं? देखिए सर, गवर्नमेंट का जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सारी अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास होती है। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे हाथ में चीजें नहीं होती है, हम बंधे होते हैं, क्योंकि सारे अप्रूवल हमें गवर्नमेंट से लेके तब हम उन लोगों को लागू कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आप और हम अगर अपने स्तर पे इस चीज की शुरुआत करते हैं कि स्कूल वहां से दूर है, एज अ वॉलंटियर हम 1-2 घंटा उन बच्चों को मेंटली तैयार करते हैं और उनके अंदर वो फीलिंग ले आते हैं कि बेटा आप भी उन्हीं बच्चों की तरह दिखते हो जो स्कूल जाते हैं। तो धीरे धीरे मैंने खुद देखा है सर उस चीज को डेवलप होते हुए। हर साल हम लोग 5 से 10 एडमिशन स्कूल में करवा रहे हैं। उन बच्चों में और इन बच्चों में जो फर्क आया है, तो आज जो हमारे बच्चे हैं बेसिक तैयार हो रहे हैं, वो उन बच्चों जैसा पढ़ना चाहते हैं कि मैम वो पहले हमारे साथ पढ़ता था, बहुत अच्छे से बोलने लगा है, बहुत स्मार्ट लगता है, बहुत सारी चीजों का चेंज आ गया। तो अब उन्हें देख देख के इनके अंदर भी वो सपना जाग गया है कि नहीं, हमें भी वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही देखना है। तो उसके लिए सर बेसिक जो अगर गवर्नमेंट से हमें थोड़ा सा ऐसे सहायता मिल जाती है कि गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं या आंगनबाड़ी, उन लोगों के साथ मिलके हम इसको चलाएं तो और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। बाकी अपना तो फर्ज सर हम पूरा कर ही रहे हैं, जितने वॉलंटियर जुड़ेंगे उतनी बस्तियां हम कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव होगा। करेक्ट। और एजुकेशन के लिए जितनी ज्यादा हम लोग सपोर्ट कर पाए इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑफ डोनेशन या अपना टाइम देके, जो भी पॉसिबल हो जिसके लिए भी, उस तरह से मदद करना जरूरी है। बिल्कुल तो जैसे कि एक प्रॉब्लम और हम ये देखते हैं कि बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती, रोजगार नहीं मिल पाते, तो उस वजह से ये छोटे मोटे क्राइम्स में या गलत चीजों में पड़ जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं ड्रग्स या अल्कोहल या किसी और तरह के नशे में भी पड़ जाते हैं।
तो इन चीजों से किस तरह से सॉल्यूशन मिल सकता है, किस तरह से हम इन बच्चों को बचा सकते हैं? देखिए सर, इसमें सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है घर का माहौल। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं सिर्फ़ इन्हें 2 घंटा देती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी सैटरडे, संडे जाके जब काउंसलिंग करनी होती है, हम जाते हैं, तो मेन जो रूट मुझे नज़र आता है, वो परिवार का माहौल नज़र आता है। अगर परिवार का माहौल जिस तरीके से वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो वो कोई और नहीं है, इन्हीं की जो पेरेंट्स हैं सर, वो हैं। पहले हम उन्हें कोशिश करते हैं कि उन्हें अच्छी तरीके से मेंटली प्रिपेयर कर पाएँ, ताकि घर पे उस तरीके से बच्चे को माहौल मिले। और ये सर कहीं से नहीं होगा, इनकी रूट इनका परिवार है, और परिवार को अगर हम अच्छे से समझा पाए, तो ये सारी चीजें खुद ब खुद मिटने लगेंगी। क्योंकि बच्चों की काउंसलिंग करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस काम को 7 साल से कर रही हूँ। तो जितना प्यार से मैंने बच्चों को टैकल किया, तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं बच्चे या तो ये भूख में कर रहे हैं, या घर की गलत आदतों में पड़ के जो आसपास देख रहे हैं वो है, या फिर जो इनके आसपास के दोस्त हैं। तो जब 2 घंटा इन्हें उन बच्चों के साथ ना मिलके एक नैतिक ज्ञान, एक अच्छी जगह बैठने के लिए मिलेगा सर, तो धीरे धीरे मुझे लगता है ये चीज भी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि ये चीज खुद मैंने अपने हाथों से की है, और उन बच्चों को वहाँ पे जोड़ा है एजुकेशन से। करेक्ट, सही पॉइंट आउट आपने किया है कि अगर सही संगत मिलना शुरू होगी तो उसका भी काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, और सही डायरेक्शन में उनको गाइडेंस मिलेगा कि क्या उनके लिए सही है, क्या नहीं है, किस तरह से वो अपने एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है या थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं या स्किल सीख सकते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा किया जा सकता है कि उनको स्किल सिखाई जाए, ताकि वो छोटा मोटा काम अपना कर पाए, कुछ वहां से कमा सके। क्योंकि अगर वो सही डायरेक्शन में लग जाएंगे, कमाना शुरू करेंगे, तो अगर उनको रोजगार के साधन मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली वो सही डायरेक्शन में आ जाएंगे। और उनको देख के जो बच्चे हैं उनके अराउंड में, वो लोग भी फिर सही चीजें सीखने की कोशिश करेंगे कि हाँ, जब हमारे साथ में हमारे बड़े भाई कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें भी करना चाहिए। और बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं, उनको देख के दूसरे बच्चे भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये आपने सही कहा, तो ये चीजें हैं जो हेल्प कर सकती है। तो अब मैं वापस आपके बारे में पूछता हूँ कि आपका जो नेचर है वो किस तरह का है? आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, जब लोगों को मिलते हो या उनको हैंडल करते हो, और उसके क्या प्लस क्या माइनसेस रहते हैं? सर, मेरा एक्चुअली जो नेचर है वो मैं मम्मा भी यही कहती है, सब ये कहते हैं कि आप बहुत दयालु हो। तो मैं जब भी बस्तियों में जाती हूँ, तो सबसे पहले तो यही होता है कि मुझे ऐसा परहेज नहीं होता, मुझे बस गांव की याद आती है कि गांव में भी तो हम इसी तरीके से थे। तो एकदम से मैं बहुत जल्दी मिक्स हो जाती हूँ सबके साथ, चूंकि मेरे को काम करते हुए भी काफी टाइम हो गया है। तो लोग पहचानते ही, चाहे उनके पास सर छोटा सा एक टूटी फूटी कुर्सी हो, टेबल हो, पलंग हो, मैम आओ, मैम बैठो, मैम आप चाय पियोगे, जेब में पैसा है या नहीं है, मैम आपके लिए छोटी कोल्ड ड्रिंक लाए, मैम आप हमारे घर से ऐसे नहीं जा सकते। तो सर वो प्यार है ना, बहुत खींचता है मुझे कि ये लोग कितने अच्छे हैं। मतलब कोई दिखावटी नहीं, कुछ नहीं, मतलब एक नेचुरल लाइफ। और नेगेटिव भी है सर कई तरीके की। मेरे साथ में ही काफी एनजीओज और भी बाद में खुली हैं, तो वहां पे भी मुझे नेगेटिव चीजें आती हैं फेस करने के लिए, कि जिन बच्चों को तैयार कर दिया है, वो बच्चे फिर टूट के कहीं और जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग उनके अंदर पेरेंट्स के अंदर डाल देते हैं। लेकिन मैंने ज्यादातर यही देखा है सर कि जो मेरे बच्चे थोड़े दिन के लिए इधर उधर भटक जाते हैं, ज्यादा दिन मेरे बगैर रह नहीं पाते। तो ठीक है सर, उतार चढ़ाव चलता रहेगा, अब आदत पड़ गई है। करेक्ट। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी जर्नी को भी 7 साल हो गए हैं, और इसके पहले आप खुद भी मतलब अलग अलग जगह पे आपने काम भी किया है। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ रही है, प्रोफेशनल लाइफ रही है, या जब से आपने एनजीओ में शुरू किया, तो कई लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया होगा। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल जर्नी में? देखिए सर, पर्सनल जर्नी में तो बिना परिवार के सहयोग के ये हो ही नहीं सकता था। हम लोगों की ज्वाइंट फैमिली है, 9 लोग हैं, हमारे अभिभावक हैं, सास ससुर देवर देवरानी, मेरी खुद की 2 बेटियां, और वो छोटा बेटा है देवरानी का। तो 9 लोगों का हम लोग का संयुक्त परिवार है। वही सेम चीज मायके में था, 5 बहन भाई थे, एक बड़ी माँ का बेटा था। तो संयुक्त परिवार से हमें आदत पड़ी हुई है तालमेल बैठाने की। तो कहीं भी बाहर जाओ तो इतना हमें दिक्कत उसकी आती नहीं है, क्योंकि हमारी परवरिश, हमारी जो संस्कार है वो इसी तरीके से है। परिवार से हस्बैंड का सपोर्ट हमेशा, वो थोड़ा सा साय नेचर के, वो कहते हैं आपको जो करना है आप उसे करो, मैं
आपको सपोर्ट करूंगा। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, दो बेटियां हैं, तो मैं बिल्कुल मेंटली फ्री होके बाहर निकलती हूँ। तो परिवार का तो बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बिना परिवार के तो ये हो ही नहीं सकता था। Correct. और सेकंड सर, मैं 2 नाम मेरी लाइफ के बहुत बड़े इस समय हैं। ये फूड ड्राइव के मेन मालिक हैं, हमारे उत्तराखंड के हैं, नरेंद्र सेमवाल हैं बड़े भैया। तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते, रजी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप करते रहो बेटा, आपको जब मेरी जरूरत पड़े मैं हमेशा आपके साथ हूँ, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे कुछ किसी भी तरीके से जो आपको पसंद है बनना। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा पॉलिटिकल में भी इंटरेस्ट है, तो हर तरीके से मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप करते रहो। तो एक बड़ा नाम नरेंद्र सेमवाल भैया हैं, जिनकी ओर से मुझे मेंटली सपोर्ट हमेशा मिलता रहता है। सेकंड, रोटरी क्लब ऑफ वैशाली से ही हमारे साथ मैं उनसे मिली थी, मुकुल अग्रवाल जी हैं, और उन्होंने एनजीओ के हर जो वर्क है उसका रिटर्न वर्क है उसमें हमें बहुत सपोर्ट किया कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही है, आप करते रहो। एज अ सीए मैं आपकी जो मदद कर पाऊंगा पेपर बनाने में वो मैं जरूर करूंगा। तो ये वो नाम है सर जिन्होंने कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक होते हुए भी मेंटली हमेशा सपोर्ट रखा कि हम है ना, तुम करो। और भी जी, एक ये देखेंगे सर कौथिक के भी हैं। कौथिक मीन महामेला होता है उत्तराखंड का, उसके मुख्य संयोजक है राजेंद्र चौहान जी। तो बहुत सारी चीजें सर कई बार होता है ना कि हमें नहीं पता होता हम ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि शायद वो जानते हैं कि ये क्षमता है और ये कर सकते हैं। तो 3-4 नाम सर हमेशा ऐसे हैं कि आसपास हमेशा सपोर्ट करते हैं, आप कीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हौसला मिलता है सर। ग्रेट, दैट्स रियली वंडरफुल। तो अगर मैं बात करूं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की, हमें हमेशा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन चाहिए होता है, कभी हमें वो खुद से मिलता है, कभी बाहर से। तो आपको आपका मोटिवेशन और इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? सर मेरा एक्चुअली मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, और मुझे जो पूरी इतनी पावर मिलती है जब मेडिटेशन में मैं होती हूँ, और ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, मैं उनसे बातें करती हूँ, अपने दुख सुख शेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो पॉजिटिव चीजें आ रही है, क्योंकि मेरी परिस्थितियों को केवल मैं ही जानती हूँ, और हर दिन मैं किसी के बात ये नहीं बोल सकती आज मुझे ये दिक्कत है, कल मुझे वो दिक्कत है, ये सब चीजें मुझे खुद ही हैंडल करनी पड़ेंगी। तो मेरी परिस्थितियां सिर्फ मैं ही जानती हूँ, इसलिए सर मैं सारी चीजों का जो डिसीजन है, मुझे बहुत भरोसा रहता है अपने आध्यात्म से, वहां से मुझे पावर मिलती है और उसी से मैं काम करती हूँ सर। अपनी मोटिवेशनल स्पीकर सर ठोकर खा के मैं खुद ही बनती हूँ। बाकी काफी सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं जिनसे मुझे सीखने के लिए मिलता है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए और आगे मैं ऐसा कर सकती हूँ। करेक्ट करेक्ट, दैट्स रियली वंडरफुल। तो अगर हम बात करें कि सक्सेस को लेके आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हो कि आपके लिए सक्सेस क्या चीज है? सर मुझे लगता है सक्सेस ये जो लक वगैरह, मतलब बहुत सारी कहानियां होती है, ठीक है, सबकी लाइफ के अपने अपने एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कहती ये गलत है वो सही है, सबके अपने एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे कर्मा सबसे ऊपर है। आप कर्म करेंगे तो पहले भी मैंने कहा कि समाज आपको हाथों हाथ लेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सक्सेस आपके घर पे खुद आएगी। खुद पे विश्वास रखिए। करेक्ट, आपको खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, अगर वो है तो हर चीज मुमकिन है। तो अब हम आखिरी क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। कोई मैसेज एडवाइस आप शेयर करना चाहो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए? जी बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगी यदि आपने अपने जीवन का जो आपका मकसद था और उसमें आप बढ़ रहे, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी जब आप टूटेंगे, बिखरेंगे, कई लोग आपको अलग अलग तरीके से भ्रमित करेंगे, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके सफर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और इसके सारे सलूशन आपके साथ हैं। लोग केवल राय देंगे, लेकिन विश्वास खुद पे रखिएगा, आगे बढ़िएगा और आध्यात्म इसमें आपकी बहुत मदद करेगा। ये मेरा अनुभव कहता है, सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। हारिएगा मत, पॉजिटिव सोचिए। करेक्ट, पॉजिटिव थॉट्स अगर आपके पास हैं तो पॉजिटिव थॉट्स आपको पॉजिटिव प्रोग्रेस के लिए, बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और डेफिनेटली जब आप आगे बढ़ोगे, कुछ ना कुछ करोगे, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा ही। इसका एक पहलू मैं आपको और अपना अनुभव शेयर करूंगी कि आप लगातार 5
साल कहीं पे मेहनत करते हो और अचानक से आपको लगता है आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आप अपना रास्ता छोड़ देते हो, तो फिर आपको 5 साल और लगेंगे, चाहे आप कंपनी में नौकरी भी कर रहे हो, मैनेजर बनने में या किसी भी प्रमोशन में। तो वो 10 साल हो गए, 5 साल पहले आपने यहाँ दिया, फिर 5 साल यहाँ दिया, तो कहीं ना कहीं वो नहीं आप कर पाते कि कभी यहाँ कभी वहाँ। उससे बेटर है कि जहाँ आपने 5 साल के थोड़ा पेशेंस और रखिए, सक्सेस वही मिलेगी। करेक्ट, आपने सही बताया कि पेशेंस बहुत जरूरी है। और आज जो आपसे बात करके मैं कहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा रजनी जी। आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बात करी, गरीब बच्चों को हम किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर सकती है, उसके अलावा हम एज एन इंडिविजुअल भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमको भी उस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और लोगों की हेल्प करना चाहिए जिस भी तरीके से हम कर पाए। तो आज का डिस्कशन मुझे बहुत अच्छा लगा जी। सर, एक मेन इम्पोर्टेंट बात जो रह गई थी, यहाँ पे हम बेसिक एजुकेशन दे रहे थे, उसके बाद हम प्राइमरी में बच्चों का एडमिशन करवा दे रहे थे। लेकिन सर वो कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे दिल से कोई काम करो तो रास्ते आपके लिए जरूर खुलेंगे। तो इसके साथ साथ मुझे अब ऐसे लोगों का भी साथ मिल गया है जो आरटी एक्ट के तहत इन बच्चों का जो अधिकार प्राइवेट स्कूल नहीं दे रहा था वो अब देने लगेंगे और सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऑर्डर आएगा। एक तो ये बहुत अच्छा हम लोगों को रास्ता मिल गया है। दूसरा, इग्नोर की ही तरह जो है सेक्टर 61 में है शायद क्षेत्रीय डायरेक्टर है वो, तो उनका अभी 3 दिन पहले फोन आया था कि एज के हिसाब से अगर बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो प्रॉपर तरीके से वो बच्चों को अपने माध्यम से जो हेल्प होगा वहाँ पे दाखिला दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी मेरी उनके साथ मीटिंग होना बाकी है, लेकिन वो कहते हैं ना सर कि जो रास्ता बनाया था उसमें धीरे धीरे अब रास्ते खुलने लगे हैं, तो जो करना चाहते थे उसमें सक्सेस हाँ मिलेगी जरूर सर एक दिन। इट्स वंडरफुल। आपने सही कहा कि अगर डायरेक्शन सही हो, क्लियर हो और फोकस क्लियर हो तो सक्सेस जरूर मिलेगी। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू रजनी जी आपको कि आपने जो चीजें शेयर की बहुत ही मीनिंगफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और सभी लोग अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं इस चीज को लेके तो हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं, एक अच्छा क्या कहते हैं वर्क फोर्स क्रिएट कर सकते हैं और समाज में जो नागरिक आएंगे वो भी अच्छे होंगे। क्योंकि प्रॉब्लम जो रहती है, एजुकेशन नहीं मिल पाती तो बच्चे कई गलत चीजों में चले जाते हैं, तो वो चीजें नहीं होगी अगर हम सपोर्ट करना शुरू कर दे सब लोग मिलके। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए। तो इसमें हम सबको योगदान देने की जरूरत है जिस भी तरीके से दे सके, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे जाके अपना टाइम डिवोट करें, लोगों की हेल्प करें। तो ये एक अच्छी मुहिम है जो आप चला रहे हो और डेफिनेटली हम सबको इसमें कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने इतनी सारी चीजें शेयर करी हम लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया और यहाँ पे आपके इस तरीके से सर कहीं ना कहीं मैं आपको भी बता रही हूँ कि बहुत हिम्मत मिलती है कि हाँ कहीं ना कहीं अच्छा काम शायद हो पा रहा है। तभी मैं खुद यहाँ पे आपके साथ इस समय मौजूद हूँ, तो बहुत हिम्मत मिलता है सर कि हमें ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। और आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों ने एक लाइन बनाई है, 1 पढ़ेगा 10 को पढ़ाएगा तभी तो देश साक्षर कहलाएगा। तो आज कभी हमें वॉलंटियर की जरूरत पड़ती है तो सर हम इधर उधर नहीं जाते। जिन बच्चों को बेसिक हमने तैयार कर दिया उन्हीं बच्चों को आज बोलते हैं कि आप 10-10 का ग्रुप लेके बैठिए और उन्हें पढ़ाइए। वंडरफुल एंड दैट इज रियली वंडरफुल। और मैं साथ में आपकी सोशल मीडिया और वेबसाइट का लिंक भी शेयर करूंगा ताकि और लोग भी आपको देख पाए, जुड़ पाए आपके साथ में, जिनको भी लगता है कि वो किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो गाइज भूले ना उसे लिंक को चेक करना और जहां भी आपको लगता है आप हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पक्का मैम के साथ में कनेक्ट करिए। और थैंक यू वेरी मच आप सभी को देखने और सुनने के लिए आज का इंटरव्यू रजनी जी के साथ में। और मुझे पूरा यकीन है कि आपने बहुत अच्छी जानकारी भी मिली होगी और साथ साथ कई चीजों के बारे में अवेयरनेस भी मिली होगी। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और आपका समय शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच।